Assalamualaikum बेटा, वेलकम टू द लाइव लेक्चर सीरीज ऑफ द बीसीआई। तो बेटा हम पॉपुलेशन ग्रोथ को पढ़ रहे थे और पॉपुलेशन ग्रोथ को बेटा हमने देखा था कि इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन विद द पैसेज ऑफ द टाइम। ठीक है बेटा। अब बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि जो ये पॉपुलेशन ग्रोथ है, अब हम देखेंगे बेटा कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ के बेटा दो पैटर्न्स होते हैं। इसमें दो पैटर्न्स होते हैं बेटा, हाउ ए पॉपुलेशन कैन ग्रो। हम दो पैटर्न्स दिखाते हैं कि जनरली एक पॉपुलेशन बेटा कैसे ग्रो कर सकती है। एक तो हम कहते हैं पॉपुलेशन कैन ग्रो बाय एक्सपोनेंशियल मेथड और इट कैन ग्रो बाय लॉजिस्टिक मेथड। सो दो पैटर्न्स है बेटा, जिस तरीके दो पैटर्न्स हमारे पास है कि जिनको हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बेटा इस तरीके से ग्रो कर सकती है। तो एक हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल और दूसरा हम बेटा कहते हैं लॉजिस्टिक। लेकिन इन दो पैटर्न्स को पहले समझने के लिए, इनको समझने के लिए पहले हमें क्या करना है बेटा, हमें कुछ टर्म्स यहां पे हैं उनको बेटा समझना है। जब तक हम उन टर्म्स को बेटा नहीं समझेंगे तब तक बेटा हमें पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बेटा हमें क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं होगी, ना ही एक्सपोनेंशियल होगी और ना ही बेटा हम लॉजिस्टिक ग्रोथ को समझ पाएंगे। ठीक है बेटा। तो पहले हम कुछ टर्म्स यहां पे सीखने की कोशिश करेंगे। सो पहली टर्म हमारे पास है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एनवायरमेंट। सो पहली टर्म है उसको हम नाम देते हैं बेटा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए हैबिटेट। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए हैबिटेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, इसको समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए हैबिटेट। और इसको समझने के बाद ही बेटा हम समझ पाएंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है या लॉजिस्टिक ग्रोथ बेटा क्या है। तो पहले बेटा कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हैबिटेट को समझेंगे। ठीक है। एक एग्जांपल के तरीके, एक एग्जांपल के थ्रू बेटा मैं इसको समझाऊंगा और अच्छे से सुनना बेटा। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं। अब मान लीजिए बेटा एक पार्टी चल रही है, एक पार्टी चल रही है, या मान लीजिए बेटा फैसल सर की बर्थडे पार्टी है। फैसल सर की बेटा बर्थडे पार्टी है और ये जो बर्थडे पार्टी बेटा फैसल सर की है, इसने एक अरेंजमेंट किया यहां पे। और अरेंजमेंट बेटा इसने कितने कितने मतलब बच्चों या कितने जितने फ्रेंड सर्कल इसका है बेटा, इसने एक पार्टी रखी, इसकी बर्थडे पार्टी है। तो इसने बेटा हम यूं समझेंगे इसको, इसने 50 इंडिविजुअल्स के लिए बेटा यहां पे एक अरेंजमेंट रखा और इस अरेंजमेंट में बेटा इसने सब कुछ रखा है जो यहां पे ये 50 इंडिविजुअल्स बेटा खाएंगे। ठीक है बेटा। अब इसने अरेंजमेंट क्या किया है, जो भी इसने किया है हम मानेंगे बेटा यहां पे इसने 50 फूड पॉकेट्स बेटा यहां पे रखे, 50 फूड पैकेट्स, ये 50 फूड पैकेट्स यहां पे रखे। ठीक है। तो इंडिविजुअल्स कितने हैं बेटा, 50 इंडिविजुअल्स है। इसने फूड पैकेट्स कितने रखे बेटा, 50 फूड पैकेट्स रखे। लेकिन हुआ क्या बेटा, इसके पास 50 इंडिविजुअल्स नहीं आ गए। ठीक है। इसके पास बेटा 80 इंडिविजुअल्स आ गए। लेकिन इसने बेटा फूड कितनों के लिए रखा है, 50 के लिए, लेकिन आगे बेटा कितने, 30। अब जो 30 यहां पे एक्स्ट्रा बेटा आ गए, उन 30 के लिए बेटा यहां पे फूड पैकेट्स नहीं है, यहां पे खाना नहीं है। तो उसका मतलब यह है कि जो 30 इंडिविजुअल्स यहां पे है बेटा, उनको बेटा खाना नहीं मिलेगा, वो हंग्री रहेंगे, उनको बेटा खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका अरेंजमेंट जो था दैट वाज ओनली फॉर द 50 इंडिविजुअल्स। लेकिन यहां पे बेटा 80 इंडिविजुअल्स आ गए, इनको बेटा नहीं मिलेंगे। 50 इंडिविजुअल्स यहां पे आएंगे और भरपूर पेट भर के यहां पे बेटा खाना खा सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन जो 30 यहां पे एक्स्ट्रा है, इनके लिए बेटा यहां पे खाना नहीं है। अब बात को समझना बेटा, यानी कि उसका मतलब है कि जो फैसल सर की पार्टी थी, इसमें अरेंजमेंट जो बेटा था दैट वाज फॉर द 50 स्टूडेंट्स या दैट वाज फॉर द 50 इंडिविजुअल्स, 30 इंडिविजुअल्स के लिए बेटा नहीं था। यानी कि इसकी कैपेसिटी बेटा कितनी है, इसकी कैपेसिटी बेटा यहां पे है कि ये 50 इंडिविजुअल्स को बेटा यहां पे खाना दे सकता है। इसी तरह बेटा हर एक हैबिटेट जो होता है, एक हैबिटेट की अगर हम बात करेंगे, एक हैबिटेट के पास बेटा एक मैक्सिमम, हम यूं कहेंगे एक हैबिटेट में बेटा मैक्सिमम रिसोर्सेज कितने होंगे, मैक्सिमम रिसोर्सेज बेटा कितने होंगे, ताकि इसमें जितने भी इंडिविजुअल्स है बेटा वो सरवाइव कर सकेंगे, वो बेटा सरवाइव कर। दैट इज कॉल्ड एज ए कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट हैबिटेट। एक हैबिटेट में बेटा कितने रिसोर्सेज होंगे, कितना फूड वहां पे अवेलेबल होगा, वहां पे कितना वाटर अवेलेबल होगा, वहां पे कितनी स्पेस बेटा अवेलेबल है, ताकि वो
उन इंडिविजुअल्स को अच्छी तरीके से बेटा ये रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सके, दैट इज कॉल्ड एज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट हैबिटेट। या दूसरे एग्जांपल बेटा हम ऐसे लेंगे, मान लीजिए क्लासरूम है हमारे पास और क्लासरूम की कैपेसिटी है कि इसमें 100 स्टूडेंट्स बेटा बैठ सकते हैं और 100 स्टूडेंट्स कंफर्टेबली बैठकर बेटा क्लास सुन सकते हैं। लेकिन अगर इसी क्लास में बेटा 300 स्टूडेंट्स को डालूंगा तो वहां पे बेटा क्या होगा, वहां पे बेटा एक दूसरे के ऊपर बैठना पड़ेगा, कोई कंफर्टेबल नहीं रहेगा और कोई क्लास सुन ही नहीं पाएगा। यानी कि उस क्लास की कैरिंग कैपेसिटी बेटा कितनी थी, उस क्लास की कैरिंग कैपेसिटी बेटा 100 स्टूडेंट्स थी। तो हम कह सकते हैं बेटा दैट इट इज द मैक्सिमम, तो हम कह सकते हैं कि जो कैरिंग कैपेसिटी है इट इज द मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम number of individuals of a population. It is the maximum number of individuals of a population. Individuals of a population which can be provided, which can be provided with, which can be provided with optimum resources, which can be provided with optimum resources to survive in a habitat, to survive in a habitat. अब जो कैरिंग कैपेसिटी बेटा है इसको बेटा हम डिनोट करते हैं बाय के, सो के से बेटा हम कैरिंग कैपेसिटी डिनोट करते हैं। और दूसरा एक पॉइंट, ये जो कैरिंग कैपेसिटी होती है बेटा ये वैरी हो सकती है, इट वैरीज, ये वैरी हो सकती है एक हैबिटेट से लेके दूसरे हैबिटेट तक, ये बेटा वैरी हो सकती है। किसी हैबिटेट में बेटा 200 इंडिविजुअल्स की कैरिंग कैपेसिटी होगी, किसी में बेटा 400 की होगी, किसी में बेटा 1000 की होगी, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी जो है बिटवीन द हैबिटेट से बेटा वैरी कर सकती है और हम कहते हैं ये मैक्सिमम है कि एक हैबिटेट अपने आप में ज्यादा से ज्यादा कितने इंडिविजुअल्स को बेटा सपोर्ट कर सकता है और उनको बेटा वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा जिनकी वजह से वो सर्वाइव करेंगे बेटा इंडेफिनिटली। और यहां पे बेटा उस हैबिटेट में दैट इज कॉल्ड एज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट हैबिटेट। अब दूसरी एक टर्म बेटा हमें समझनी है, दैट इज कॉल्ड एज बायोटिक पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। दूसरी टर्म हमें समझनी है, उसको हम बेटा नाम देते हैं बायोटिक पोटेंशियल, इसको बेटा दूसरा नाम भी देते हैं हम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। सो बायोटिक पोटेंशियल कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कह सकते हैं और एक नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इसको बेटा समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायोटिक पोटेंशियल, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल और इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जो बेटा है इसको हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं बाय आर, इट इज डिनोटेड बाय, इसको बेटा हम आर, स्मॉल आर से बेटा डिनोट करते हैं। तो पहले ये समझेंगे कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, बायोटिक पोटेंशियल या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बेटा हम किसको कहते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैं दूंगा बेटा इसको समझने के लिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब मान लीजिए बेटा हमारे पास, या हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे और एक वुमेन है यहां पे, ठीक है, एक वुमेन है यहां पे और मैं आपसे कह रहा हूं बेटा ये वुमेन जो हमारे पास यहां पे है, ये वुमेन अपने लाइफ साइकिल में, पूरी लाइफ में, ये अपनी पूरी लाइफ में बेटा कितने बेबीज को या कितने चिल्ड्रंस को या कितने चाइल्ड को बेटा बर्थ दे सकती है। कंसेप्ट को समझना बेटा, हम कह रहे हैं हमारे पास एक वुमेन है, ये अपनी पूरी लाइफ में बेटा कितने इंडिविजुअल्स या कितने बेबीज या कितने चिल्ड्रंस या चाइल्ड को बेटा बर्थ दे सकती है। अगर वुमेन्स की बात की जाए बेटा तो इनमें हम देख रहे हैं बेटा एट द एज ऑफ द 14 से लेके बेटा जब तक इनमें मेनोपॉज होता है बेटा, हम रखेंगे उसको एट द एज ऑफ 45 तक बेटा, ये हम कहेंगे बेटा ये मेनोपॉज है और यहां पे बेटा इसमें प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है।
यहां से लेके बेटा यहां तक ये रिप्रोडक्शन कर सकती है। इससे पहले ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है, इसके बाद भी बेटा रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब है 14 to 45 तक बेटा ये रिप्रोडक्शन कर सकती है। अगर 14 to 45 तक बेटा देखेंगे कि हमारे पास कितने ईयर्स आते हैं, तो हम 45 को बेटा माइनस करेंगे ना 14 से, तो हम कहेंगे बेटा ऑलमोस्ट इसमें 31 ईयर्स है और 31 ईयर तक बेटा ये चाइल्ड बर्थ यानी कि रिप्रोडक्शन कर सकती है। लेकिन अब ये भी देखना है ना बेटा कि 31 ईयर्स में बेटा 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है, यानी कि हम ऐसे कहेंगे कि 1 साल में बेटा ये एक बच्चा पैदा कर सकती है। तो हम कहेंगे बेटा कि 1 साल में बेटा ये कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, एक बच्चा पैदा कर सकती है। हम ट्विन्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जनरली ये बेटा 1 साल में एक बच्चा पैदा कर सकती है। ऐसा नहीं है कि जो 9 मंथ्स जो प्रेग्नेंट है उसके साथ में ही बेटा ये फिर से क्या हो जाएगी, फिर से इसमें प्रेगनेंसी का पीरियड आ जाएगा। ठीक है, अब हम जनरली रख रहे हैं बेटा 1 साल का। ठीक है, अब टोटल कितने इंडिविजुअल्स दे सकते हैं, कितने चिल्ड्रंस को बर्थ दे सकते हैं बेटा, इट कैन गिव बर्थ टू हम कहेंगे ऑलमोस्ट 31 चिल्ड्रंस। 31 चिल्ड्रंस। ठीक है बेटा, कितने चिल्ड्रंस आएंगे इसके, 31 चिल्ड्रंस आएंगे इसके। तो यहां पे हम कह रहे हैं बेटा इस वुमेन का जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है यहां पे 31 इयर्स का रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है और ये 31 चिल्ड्रंस को बेटा यहां पे बर्थ दे सकती है। दिस इज कॉल्ड एज, इसको बेटा हम नाम देते हैं बायोटिक रिप्रोडक्टिव और इंट्रिंसिक रेट। खुद का आप में इंट्रिंसिक रेट कितना है कि आप कितना रिप्रोड्यूस कर सकते हो, आप में कितनी पोटेंशियल है बेटा। ठीक है, इसी तरह बेटा यहां पे देखिए बेटा, अगर यहां पे हम बेटा एक रैट को लेंगे, अब मान लीजिए हमने यहां पे एक रैट को लिया। ठीक है बेटा, अगर रैट को देखेंगे बेटा तो इसका गेस्टेशन पीरियड जो होता है दैट इज 22 डेज, दैट इज 22 डेज। 22 डेज के बाद आप देखिए 22 डेज के बाद ही बेटा ये 5 से 6 और इंडिविजुअल्स या चिल्ड्रंस बेटा पैदा कर सकता है। तो यहां पे इसका बायोटिक पोटेंशियल जो है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, ये 20 डेज में अपनी पॉपुलेशन को बेटा इंक्रीज कर सकता है। लेकिन ये बेटा 1 साल में एक ही बच्चा दे सकता है, लेकिन ये देखिए 20 डेज में ये 5-6 दे सकता है। तो आप मुझे बताएं ये इसकी इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है या तो हम कहेंगे ये इसकी बायोटिक पोटेंशियल है। फिर आप देखिए ये 5-6 बेटा और कितने, जब ये आफ्टर 22 डेज या जब इनमें गेस्टेशन पीरियड आ जाएगा उसके बाद ये बेटा कितने प्रोड्यूस करेंगे, ये कितने प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इसमें बायोटिक पोटेंशियल यानी कि खुद का नेचुरली कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर, खुद का इंक्रीज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और बायोटिक पोटेंशियल, या जिसको हम नाम देते हैं बेटा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। अब बेटा और एक पॉइंट समझना, और एक पॉइंट समझना बेटा, और एक पॉइंट समझना। ठीक है, तो पहले मैं ये बेटा लिख सकता हूं व्हाट इज बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल हम कह सकते हैं बेटा दैट ये बायोटिक पोटेंशियल या इंट्रिंसिक रेट जो है, रेट जो है इट इज द मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स which can be produced, which can be produced, which can be produced by a species, which can be produced by a species। लेकिन मैं यहां पे लिखूंगा बेटा under ideal environmental conditions, under ideal environmental conditions। ideal environmental conditions में बेटा, ideal environmental conditions में ये कितनी रिप्रोडक्टिव रेट बेटा दिखा सकेगा, दैट इज कॉल्ड एज ए बायोटिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा, अब बेटा बात को समझना, अगर मैं आपसे कहूंगा बेटा ये जो आर है यानी कि जो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है बेटा, ये मैक्सिमम कब होगा, व्हेन इट विल बी मैक्सिमम, ये सबसे ज्यादा बेटा कब होगा, इट विल बी मैक्सिमम अंडर आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस। ये बेटा आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस में बेटा मैक्सिमम होगा। अब क्वेश्चन ये है कि आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस बेटा आप किसको कहोगे, आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस हम उसको कहेंगे अगर इसमें बेटा बर्थ जो है या बर्थ रेट जो है बेटा अगर वो ज्यादा होगी और इसमें जो डेथ रेट है, डेथ रेट बेटा इसमें कम होगी। सो जितनी बर्थ ज्यादा बेटा होगी, ज्यादा होगी, डेथ कम होगी, उस वक्त हम कहेंगे ना आर का वैल्यू उस वक्त बेटा ज्यादा होगा। अगर रिवर्स में होगा, डेथ ज्यादा होगी,
बर्थ कम होगी, उस वक्त आर का वैल्यू बेटा आपको कम मिलेगा। सो इसलिए मैं यहां पे कह रहा हूं बेटा, यहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट, यानी कि बर्थ रेट बेटा ज्यादा होनी चाहिए और डेथ रेट बेटा ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं बायोटिक पोटेंशियल इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन क्या करती है? फॉर एग्जांपल मैंने एक वुमेन की एग्जांपल ली बेटा। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल दैट अ वुमेन जो है वो 30, 25 या 20 इंडिविजुअल्स या चिल्ड्रंस को बेटा प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, होता क्या है बेटा, उसमें इंट्रिंसिक है, उसमें बायोटिक, उसमें इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, वो इतना प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन करती नहीं है। क्यों नहीं करती है बेटा? क्योंकि उसके पास आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं होती है। ठीक है, वो इतनी पॉपुलेशन, वो इतने चिल्ड्रंस को बेटा नहीं रख सकती है, उसके पास फिर फूड की कमी होगी, उसके पास बेटा जगह की कमी होगी, हाउस की कमी होगी, और भी, या इन सारे बच्चों को फिर पालना उसके लिए मुश्किल होगा। सो हम देख रहे हैं कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कितना है। एक पॉइंट यहां पे सॉलिड पॉइंट सुनिए बेटा, अगर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एक पॉपुलेशन के लिए है, समझना मेरी बात, एक पॉपुलेशन अपना मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव रेट तब दिखाएगी जब उसके लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस बेटा आइडियल होंगी। आप समझ रहे हो मेरी बात? फॉर एग्जांपल अगर यहां पे बेटा एक कपल है हमारे पास, आप मान लीजिए बेटा यहां पे हमारे पास एक कपल है, एक कपल है हमारे पास बेटा, समझना मेरी बात को, ठीक है, क्लियरली समझना। इनके पास बेटा रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, इनके पास फूड भी बहुत ज्यादा है, इनके पास बेटा हाउसेस बहुत ज्यादा है, इनके पास बेटा जमीन जो है वो भी बहुत ज्यादा है, इनके पास मनी बेटा वो भी ज्यादा है, इसके पास 5-6 कंपनीज है बेटा, 5-6 कंपनीज है बेटा इसके पास। ठीक है बेटा, सो अगर आपके पास रिसोर्सेज बेटा बहुत ज्यादा हो सकते हैं, देन यू कैन शो योर मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। लेकिन जब आपके पास ये सारी चीजें नहीं होती है बेटा, आपके इनके पास एक मकान होता है, उसमें 2-3 लोग रह सकते हैं, इसके पास मनी उतनी नहीं है, पैसा नहीं है, ये बेटा क्या कर रहा है, ये अपने रिप्रोडक्टिव रेट को बेटा लिमिट कर रहा है। तो ये कहता है मैं मैक्सिमम से ज्यादा 2 बच्चों को रखूंगा और उनके लिए बेटा मैं रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता हूं, उनको एक एजुकेशन दे सकता हूं, उनके लिए घर है, उनके लिए एक हाउस दे सकता हूं मैं, उसके लिए इतनी जमीन है। ठीक है, इन 2 को बेटा ये बेटा क्या करेगा, ये कपल इन 2 को, तो यहां पे ये मैक्सिमम नहीं दिखाएंगे, यहां पे कंडीशन इसके पास आइडियल कंडीशन नहीं है ताकि मैक्सिमम दिखाए, यहां पे बेटा मैक्सिमम नहीं दिखाएंगे। लेकिन यहां पे बेटा अगर आइडियल कंडीशंस होगी, अगर रिसोर्सेज बेटा ज्यादा होंगे, तो यहां पे बेटा आइडियल, यहां पे मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव रेट दिखाएगा, यानी कि आर का वैल्यू उस वक्त बेटा ज्यादा हो सकता है। अब थर्ड टर्म है बेटा हमारे पास, थर्ड टर्म जो है दैट इज कॉल्ड एज कैरिंग कैपेसिटी, उसको बेटा हम नाम देते हैं, सॉरी थर्ड टर्म जो है बेटा दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। सो थर्ड टर्म हमारे पास है, उसको बेटा हम नाम देते हैं एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। तो इसको भी बेटा हम पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, समझना मेरी बात बेटा। अब मान लीजिए हमारे पास यहां पे एक हैबिटेट है, ठीक है, और इस हैबिटेट की कैपेसिटी है, समझना मेरी बात, इस हैबिटेट की कैपेसिटी है कि ये 100 इंडिविजुअल्स को अच्छी तरीके से खाना दे सकता है। 100 इंडिविजुअल्स के लिए यहां पे बेटा स्पेस अवेलेबल है। इन अदर वर्ड्स में ये कहूंगा 100 इंडिविजुअल्स के लिए यहां पे बेटा रिसोर्सेज अवेलेबल है, यानी कि इस हैबिटेट की कैरिंग कैपेसिटी बेटा कितनी है, 100 है। ठीक है, और हम मान के चलेंगे कि इस हैबिटेट में अभी 80 इंडिविजुअल्स है, तो इसका मतलब है 80 इंडिविजुअल्स इस कैरिंग इस हैबिटेट में है, अभी इसमें 20 इंडिविजुअल्स और आ सकते हैं, या वुनाई यथमस वो इंडिविजुअल्स बेय यम जन यथमस रूजित हेकन असल पट यमन असल पट फूड स्पेस रिसोर्स अवेलेबल गसे उस बदमान 80 मगर बजवान यमो से कर रिप्रोडक्शन युथिमो रिप्रोडक्शन को यूं नंबर आसो को इंक्रीज, नंबर को इंक्रीज 150, नंबर क्या को इंक्रीज 150, समझो का यहां पे बेटा रिसोर्सेज कितने इंडिविजुअल्स के लिए, 100 इंडिविजुअल्स के लिए है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी बेटा 100 है, के इज 100, 80 इंडिविजुअल्स थे, इन्होंने रिप्रोडक्शन की, 150 इंडिविजुअल्स बेटा यहां पे पैदा हो गए, लेकिन यहां पे बेटा 100 इंडिविजुअल्स को बेटा खाना मिल सकता है, 100 इंडिविजुअल्स कैन बी सपोर्टेड, इनको बेटा सपोर्ट मिल सकता है, इनको बेटा यहां पे रहने के लिए मिलेगा। सो यहां पे जो बाकी 50 इंडिविजुअल्स बेटा है, उनको ना फूड मिल रहा है, उनको ना स्पेस मिल रही है, उनको दूसरे रिसोर्स भी नहीं मिल रही है, इनकी बेटा डेथ हो जाएगी, इनकी बेटा डेथ हो जाएगी। वो सारे फैक्टर्स, बात को समझना, वो सारे फैक्टर्स जो एक पॉपुलेशन को
इंक्रीज करने से बेटा रोक रही है, दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। उसको बेटा हम एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। ह्यूमन बीइंग की पॉपुलेशन से बेटा ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ठीक है। अगर ने मॉलिक्यूल मूव आशा ना कहीं ह्यूमन बीइंग्स इन हिज पॉपुलेशन आशा उनके खबर कजा इंक्रीज होते रोज खतर जाई, यहां पे खाना नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, मगर अत पे अल्लाह ताला थोमुत नेचुरल चक अम मॉलिक्यूल पे $60-70 हो गया, ले जाओ इसको, 60-70 हो गया, ले जाओ उसको। आप समझ रहे मेरी बात? तो उससे क्या होता है बेटा, जो एक हैबिटेट है जहां पे ये पॉपुलेशन रहेगी या वो वहां पे स्टेबल रहेगी। तो वही मैं कह रहा हूं बेटा कि जब फूड खत्म होगा, स्पेस नहीं होगी, रिसोर्सेज नहीं होगी, इन एडिशनल 50 इंडिविजुअल्स के लिए बेटा यहां पे रिसोर्सेज नहीं है तो इनकी डेथ हो जाएगी। तो हम कहेंगे हैबिटेट की कैरिंग कैपेसिटी 100 है, ये 100 तक बेटा अपने आप को रखेगा, 100 इंडिविजुअल्स तक इंक्रीज करेगा। लेकिन उसके बाद अगर इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो गए तो खुद ब खुद बेटा एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस आएगी, पानी खत्म होगा, फूड नहीं मिलेगा, रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, एंड देयर विल ऑकर द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल्स। इसको बेटा हम नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। तो मैं कह सकता हूं बेटा एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस जो है इसको हम कहेंगे कि ये बेटा एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस बेटा हम कहेंगे, इसको डिफाइन करेंगे बेटा सम टोटल ऑफ ऑल एनवायरमेंटल फैक्टर्स। हम ऐसे कहेंगे बेटा सम total of all environmental factors, sum total of all environmental factors। फिर चाहे वो बेटा बायोटिक होंगे या बेटा एबायोटिक होंगे, बायोटिक और एबायोटिक, दैट resist the growth, that resist their पॉपुलेशन साइज, जो पॉपुलेशन साइज को बेटा रेजिस्ट करेगा इज कॉल्ड एज, उसको बेटा हम नाम देंगे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। तो ये 3 टर्म थी बेटा, एक टर्म थी कैरिंग कैपेसिटी, दूसरी टर्म थी बेटा बायोटिक पोटेंशियल, और थर्ड टर्म है बेटा दैट इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। लेकिन इसमें और एक पॉइंट बेटा सीखेंगे, ठीक है। आप मुझे बताए बेटा इस हैबिटेट की कैरिंग कैपेसिटी कितनी थी? इस हैबिटेट की कैरिंग कैपेसिटी बेटा 100 थी, ठीक है। इनिशियल इंडिविजुअल्स बेटा इसमें कितने थी? अगर इनिशियल इंडिविजुअल्स यानी कि एन पॉपुलेशन साइज लेंगे बेटा वो 80 था। आप मुझे बता सकते हैं बेटा कि इस एनवायरमेंट में और कितने इंडिविजुअल्स ऐड हो सकते हैं? सिंपली कह सकते हो सर K-N अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा कितने इंडिविजुअल्स अभी ये हैबिटेट खुद में सपोर्ट करेगा, ठीक है बेटा। तो हम कहेंगे ना 100 - 80, तो अभी बेटा ये 20 इंडिविजुअल्स और ले सकता है। क्लियर बेटा, समझना मेरी बात? तो क्लियर हुआ यहां पे, ठीक है। लेकिन तो हम ये कह सकते हैं K-N से बेटा हमें क्या मिलेगा, कितने इंडिविजुअल्स बेटा ऐड हो सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे भी इक्वेशन लिखते हैं, कभी कभी हम ऐसे दिखाते हैं K-N डिवाइडेड बाय K, ठीक है। इसको बेटा मैं जो लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन है उसमें वहां पे समझाऊंगा। K-N यहां पे डिवाइड जो K हम कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं और इससे हमें क्या मिलता है। जब हम डिवाइड बाय K से करते हैं तो इससे हमें बेटा ये मिलता है fraction of the resource that is still available for the individuals. Thank you beta.